ओके। हेलो बच्चों, आज एनसीईआरटी कक्षा 10th का प्रश्नावली 1.12 का देखने वाले हैं, जिसमें पार्ट 3rd वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और प्रश्नावली 1.1 का भी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप देख लीजिए ताकि इसको आप बढ़िया से समझ पाइए। और आज 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आपके पास सही समय पे पहुंच सके और आप अच्छे से आराम से घर बैठे आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं, या हो सकती कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो आपको पहले यहां समझना होगा कि क्या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हम देखिए यहाँ प्राकृत संख्या n कह रहे हैं ना, प्राकृत संख्या। तो आप पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्या कितना से स्टार्ट हो, 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7। 1 से लेकर स्टार्ट होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक, अनंत तक संख्या जो जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो संख्या कितना से, 0 से, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये पूर्ण संख्या है, ठीक। और ये क्या था, ये प्राकृत संख्या के बारे में बताएं। ये हम प्राकृत संख्या के बारे में बताएं, प्राकृत संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एक प्राकृत संख्या होता है जो 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक जाते हैं, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती कि नहीं। तो थोड़ा सा इसमें हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इसको पहले हम मिटा लेते हैं। लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर, समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 5 गुना 2 आना चाहिए, ठीक। तो देखिए हम कह रहे हैं, यहां हल करके लिखिएगा। हल, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 5 और 2 आना चाहिए। इसका अर्थ आप समझते होंगे कि 5 गुना 2 का अर्थ क्या होता है। देखिए किसी भी संख्या में 5 और 2 गुना करते हैं, क्या प्राप्त होता है, 2। यानी आप इससे ये पता होगा, आपको चलना चाहिए कि अगर कोई संख्या 5 है और किसी संख्या में उससे 2 से गुना करते हैं तो वो संख्या हमको क्या देती है, इकाई अंक मेरा 0 देते हैं। देखिए 5 गुना 2 तो क्या हो गया, 0। अगर इसी संख्या को अगर हम 25 गुना अगर 4 करेंगे तो हमको वो संख्या लास्ट में कितना अंक देगा, 2 अंक 0 देगा। यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि 1 5 और 1 2 मिलने से क्या होता है, 0 अंक प्राप्त होता है। उसी संख्या में यहां कह रहा है कि 6 पे पावर n कौन सी प्राकृत संख्या यहां रखने पर 0 समाप्त होना है। तो आप इसका पहले हम यहाँ तो गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड तो रहेंगे, लेकिन आप पहले ये देखिए कि 0 कैसे प्राप्त होता है, 0 कब आएगा, किसी भी संख्या या किसी भी अभाज्य गुणनखंड का अंत में या लास्ट में 0 कैसे प्राप्त होता है। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर जब तक उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 5 और उसका मल्टीपल 5 गुना 2 अगर नहीं आता है तो वो संख्या का इकाई अंक कभी भी 0 नहीं आएगा। आप ये देखिए
5 गुना 2 करने पर देखिए 10 आ रहा है। अगर 5 गुना 3 करते हैं तो क्या 15 आता है। क्या इकाई अंक आया 0? नहीं आया। देखिए 5 गुना 5 करिए तो 25 आया। इकाई अंक 0 आया? नहीं आया। आप और कुछ से गुना कीजिए। 5 गुना आप कर लीजिए 7 तो कितना आया? 35 आया। क्या 0 आया? नहीं आया। लेकिन आप देखिए 5 गुना 2 करते हैं तो 10 आया। अगर 25 गुना 4 करते हैं तो भी 100 आया। उसके बाद 5 गुना 4 करते हैं तो 20 आया। तो 0 आया कि नहीं? तो इसमें 2 है कि नहीं? 2 गुना 2 तो आप कह सकते हैं सर इसमें 2 नहीं, तो 2 है। 4 जो है 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ 2 है कि नहीं? तो 5 गुना 2 तो कितना आया? 0 आया ना, एक अंक। तो इसी तरह से आप इतना समझ गए कि 0 तब आएगा, किसी भी अभाज्य गुणनखंड करने पर 0 तब आता है जब उसमें एक 5 और एक क्या 2 मिलता है, तब 0 का निर्माण होता है। तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना 2 और जितना 5 मिलने पर वो क्या देगा? 0 देगा। तो देखिए यहाँ एक 5 और एक 2 मिला तो क्या दिया? एक 0 दिया। अगर किसी संख्या में 2 को 5 और 2 4 अगर मिलता है तो 2 0 देता है। यहाँ देखिए 25 गुना 4 तो इसमें 2 5 है कि नहीं, और इसमें 2 को 2 है कि नहीं? तो देखिए एक 5 और एक 2 तो एक 0, और ये 5 और ये 2 तो एक 0, तो 2 0 हुआ। उसी प्रकार से हम अगर 125 गुना 8 करेंगे ना तो यहाँ 3 0 देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितना 5 है? 3 5 है। और इसमें कितना 2 है? तो 2 3 को 2 है। तो देखिए एक 5 और एक 2 एक 0, ठीक है, 3 0 देगा। और ये 5 और ये 5 कितना 0? फिर एक 0, 2 0, और ये 5 और ये 2 तो कितना 0? फिर एक 0। तो देखिए जितना 5 उतना 0, यानी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अंतिम संख्या तभी आएगा तो उसमें एक 5 और एक 2 होगा, तब 0 आएगा लास्ट में, कितना भी। तो हम यहाँ ऐसे लिख दिए कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 5 गुना 2 आना चाहिए, तब वो संख्या क्या होगा? अंतिम अंक 0 पर होगा। तो यहां से चलते हैं आगे की ओर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में और थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए यहां तो कह रहा है कि 6 पे पावर है ना, तो हम इसलिए कहेंगे कि इसीलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या तोड़ेंगे? हम ऐसे तोड़ सकते हैं 6 का अभाज्य 2 गुना 3, ठीक। तो 2 गुना 3 यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 2 गुना 3। तो हम कह सकते हैं ना कि सर 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आया, तो उसमें तो 5 है नहीं, तो क्या 0 पर समाप्त होगी? तो हम कहेंगे नहीं, नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? तो देखिए यदि कोई संख्या, या तो ऐसे लिखेंगे कि 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड करने पर या 2 गुना 5 का रूप में नहीं आया है, ठीक है। इसीलिए ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि या तो ऐसे लिख लेंगे 6 का गुणनखंड करने पर या 2 और 5 का रूप में नहीं नहीं आता, ठीक है, नहीं आया है, नहीं आया है, ठीक, नहीं आया है। या लिखेंगे अर्थात ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, या इसीलिए ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। किसके लिए? संख्या n के किसी भी क्या प्राकृत संख्या n के किसी भी प्राकृत संख्या के लिए ये आपको लिखना होगा, ठीक है। यही आपका इसका
बस इसमें और कुछ नहीं होगा, बस इसका यही आप यहाँ लिख दीजिएगा और ये 6 का आभाज्य गुणनखंड तोड़ के ये लिख दीजिएगा कि 6 का गुणनखंड करने पर या 2 का 5 का रूप में नहीं आता है, इसलिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता संख्या n के किसी भी प्राकृत संख्या के लिए। आप अगर ये लिख देते हैं तो आपका जितना नंबर होगा आपको उतना नंबर मिलेगा। मैथ में नंबर नहीं कटता, बस आपका लिखने का थॉट हो, यही नहीं कि सर जैसे लिखे हैं वैसे लिख सकते, आपका मन जैसे भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा उसमें लॉजिक आपका होना चाहिए कि देखिए हम लिखे क्या, आप 6 का गुणनखंड हम कर दिए, उसके बाद आप लिख दिए कि 6 का गुणनखंड करने पर या 2 और 5 का रूप का नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 पर पावर n का किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, अर्थात 6 पे पावर n के मान किसी भी संख्या पर क्या 0 नहीं होगा। इसका ये आंसर हो गया। अब इसको क्या कीजिए, आप हम हट जाते हैं और इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको छाप लीजिए बढ़िया से, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक, मिटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए आपको यहाँ ये समझना होगा कि भाज्य संख्या क्या है। पहले तो आपको ये तो बता दिया कि भाज्य संख्या है, क्यों है, देखिए भाज्य संख्या क्यों है, ठीक। तो पहले नंबर भाज्य समझिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर या जिसका अभाज्य गुणनखंड एक या एक से अधिक होना चाहिए। देखिए जैसे कि हम आपको यहाँ एक चीज सिखाते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। तो पहले नंबर भाज्य, देखिए जैसे मान लीजिए 8, ये भाज्य है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए 2 का करिए 4, फिर 2 का करिए तो कितना 2, इसको फिर एक बार करेंगे तो 1, यानी 8 को कितना संख्या तोड़ने वाला हो गया, कितना संख्या कटेगा 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर 2, तो यानी 2 से कटेगा, उसके बाद क्या फिर ये 2 से कटेगा, उसके बाद कितना से 4 से कटेगा, फिर क्या 8 से कटेगा, फिर 1 से कटेगा। तो देखिए जिसका फैक्टर या जिसको काटने वाला 1 या 2 से अधिक होना चाहिए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक होता है अभाज्य संख्या, एक क्या होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो संख्या अपने से कटे, ठीक है, अपने से कटे और 1 से कटे उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 से कटेगा और कितना से 1 या 2 से कटेगा। जैसे कि 5 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, 7 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। देखिए आप ले लीजिए 11, क्या 1 से कटेगा या 11 से कटेगा। ले लीजिए 13 1 से कटेगा, ठीक है, या कितना से 13 से कटेगा। और किसी से कटेगा, देखिए 2 5 7 11 13 हो गया। जिसे मान लीजिए 17 ले लीजिए तो 17 क्या है 1 या 17 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। यानी आपको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर क्या, जिसका जो संख्या को काटने वाला 1 और वो अपने से कटे। मतलब अगर एक संख्या मान लिया जाए तो हम अपने से 1 से कट रहे हैं और 1 जो होता है वो सबसे कटता है। तो 1 तो सब से कटता है और वो अपने से कटता है। यानी देखिए अभाज्य 2 है तो 2 खुद अपने से कट रहा है और 1 से कट रहा है, 5 खुद अपने से कट रहा है और 1 से कट रहा है, 7 खुद अपने से 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। लेकिन संख्या हम कह रहे हैं क्या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो खुद से कटे 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, उसे क्या हम कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 8 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है। तो देखिए एक अब खुद से तो कट ही रहा है 8 से, उसके बाद 1 से कट ही रहा है। और देखिए 2 संख्या अलावा भी है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। जैसे मान लीजिए क्या 12, तो 12 क्या है 2 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा और 1 से कटेगा और क्या 12 से भी कटेगा। तो देखिए 12 से तो कट ही रहा है, 1 से तो कट ही रहा है, लेकिन देखिए 6 से एक्स्ट्रा, 4 से, 2 से, 3 से सबसे कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाज्य संख्या हो गया। और अभाज्य क्या हो गया 1 से कटेगा और खुद से कटेगा उसे अभाज्य, और जो 1 से कटे और खुद से कटे और उसके अलावा किसी और संख्या से कटे उसे हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ आपको पता चल गया कि भाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। ये सवाल कैसे आखिर बनाएंगे, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी छोटा सा है। देखिए यहाँ 7 है 11 13 प्लस 13। आपको यहाँ देखिए कॉमन लेने आप जानते होंगे कि देखिए अगर 2x प्लस 4 है
तो देखिए हम कॉमन लेते, इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, तो कॉमन राशि तब लिया जाता है जब ये और ये में दोनों में से कोई समान मिल जाए। तो देखिए यहाँ हम दो कॉमन, अच्छा अब बराबर कितना है 8 है, मान लेते हैं कि 2x बराबर 4 है, प्लस 4 बराबर 8 है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि 2x प्लस 4 बराबर कितना 8, तो 2x आई प्लस वाला इधर माइनस चल जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, आई x बराबर कितना, तो 2 आ जाएगा, एक तो ये बन जाएगा। एक यहां से हम ऐसे बना सकते हैं कि इसी को 2x प्लस 4 अब बराबर कितना 8, इसमें हम देखिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, अब बचेगा यहाँ कितना 4, ये हो जाएगा कितना 8, ये 2 से कट जाता है 4, तो x बराबर कितना, x से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाता है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 गुना 4 अगर हम कर दिए, देखिए तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2 से हम भागा दे रहे हैं तो 2, तो एक बचेगा x और प्लस कितना यहाँ भी 2, और यहाँ भी अगर हम यहाँ कॉमन, यहाँ भी तो 2 से भगा देना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना 4, इधर चल जाएगा 2 तो इधर, तो इधर हो जाएगा कितना 2, यानी यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन क्या मतलब होता है कि भागा दे रहे हैं किसी भी संख्या से। तो देखिए यहाँ कॉमन हम क्या ले लें, यहाँ हम कॉमन देखें कुछ कॉमन मिल रहा है, 13 देखिए कॉमन मिल रहा है आपको, तो यहाँ ले लीजिए 7 और गुना 11 और गुना कितना 13, अब प्लस में है 13, तो देखिए यहाँ कॉमन लीजिए, क्या होगा कॉमन 13 कॉमन होगा, तो 13 कॉमन कर लीजिए, तो 7 और गुना कितना 11 और यहाँ क्या बच जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ प्लस में कर दीजिए 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ भी देखिए 7 गुना 6 गुना कितना 5 और गुना कितना 4 गुना 3 गुना कितना 2 गुना 1 और प्लस कितना 5, यहाँ भी देखिए आपको 2 चीज, चलिए देखिए थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, ठीक है, यहाँ 7 6 5 4 3 2 1 गुना प्लस 5 है, यहाँ देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है 5 और 5, तो यहाँ कॉमन लेते हैं 5, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 7 गुना 6 और गुना कितना 1 और गुना कितना गुना यहाँ 4 और गुना 3 और गुना 2 और गुना 1 और प्लस कितना 1 बचेगा, तो यहाँ देखिए 13 11 से 77 77 गुना 1 तो 77 ही हो गया, और प्लस में 1 है, तो देखिए तो 13 गुना कितना 78, यहाँ कितना 5 और गुना कीजिए 7 42 और 4 12 2 24, तो यहाँ 42 यहाँ 24 में गुना कीजिए, तो 24 दूना 48 के 8 हाथ में कितना 4 और 24 चौक 96 और 4 कितना 100 हो गया, तो 108 हो गया ये, अब प्लस कितना वहाँ 1 है यहाँ भी, तो 5 गुना कितना 108 है, 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 109 हो गया। आप एक चीज यहाँ सोच सकते हैं ना कि हम आपको क्या बताए हैं कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और क्या खुद से कटे, खुद से कटे। देखिए जैसे मान लीजिए 7, तो 7 जो संख्या है 1 से कट रहा है या कितना से 7 से कट रहा है, 2 ही को फैक्टर है, 2 है ना, तो वो क्या हो गया, ये हो गया मेरा अभाज्य संख्या। ये अभाज्य में क्या होता है, भाज्य में होता है 1 से कटे या खुद से कटे, ठीक, या कोई अन्य संख्या, कोई अन्य संख्या, अन्य संख्या। तो देखिए एक तो कॉमन आपको अभाज्य में मिलेगा और एक कॉमन क्या भाज्य में मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ क्या 1 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना 1, देखिए 5 से गुना 109 गुना 1, जिसका 3 फैक्टर हुआ कि नहीं, 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं, 2 रहता है अगर बोले, देखिए 5 गुना 109 एक हो गया, तो देखिए 2 फैक्टर अगर है तो अभाज्य है, लेकिन अगर 1 या खुद है या कोई अन्य संख्या है तो वो क्या हो जाता है भाज्य संख्या। यानी हम कह सकते हैं ना कि 11 गुना 78 गुना 1 और 5 गुना 109 गुना 1 क्या है, ये मेरा क्या हो गया भाज्य संख्या। तो हम लिख सकते हैं ना कि ये संख्या क्या है, ये संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक संख्या है। बस आप इसमें और कुछ लिख सकते हैं, लेकिन बस ये सिद्ध करना है आपको। अगर सवाल आएगा तो ऐसे करना है, ये सवाल जल्दी आता नहीं। बस इसमें देखिए आपको ना इसमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, यही इसमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। बस क्वेश्चन नंबर हम 6 में चलते हैं, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके बना लीजिए, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आइए, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 7 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, हम पढ़ के बना देंगे, आप लोग एनसीईआरटी का है सवाल। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है
देखिए एक वृत्ताकार लीजिए, एक ये वृत्ताकार है, ठीक है, पथ है। कह रहा है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है।